हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल #RBInfoPlus पे। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको वर्कशीट्स के सॉल्यूशन बता रहा हूं। आज हम जो है 10वीं क्लास के जैव प्रक्रम की जो वर्कशीट नंबर 27 जो कि 4 सितंबर 2020 को आपके पास आई होगी, उनके हम सॉल्यूशंस, उनके आंसर्स देखेंगे और वर्कशीट का कंटेंट एनालिसिस करेंगे। यह वर्कशीट हमारी लेसन नंबर 6 जैव प्रक्रम श्वसन जो उसका भाग है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस कंटेंट में, इस वर्कशीट में दो बातों पे ध्यान दिया गया। अगर आप वर्कशीट देखते हैं तो दो बातें आपके पास सामने आ रही हैं। पहली जो बात है, गुहाओं और नलियों के आपस में जोड़ने की प्रणाली जो फुफ्फुस में वायु का संचालन करती है। मतलब वो प्रणाली, वो ट्यूब, वो नली जो वायु को बाह्य वातावरण से लंग तक, फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। हमने इससे पहले की वीडियो में जब हम श्वसन तंत्र पढ़ रहे थे तो हमने देखा जो मानव श्वसन तंत्र है उसका जो प्रारंभ है वो हमारा नासा द्वार से हो रहा है। नासा द्वार से वायु हमारी ग्रसनी में पहुंची, ग्रसनी से कंठ में और कंठ से होते हुए आपकी श्वास नली में पहुंचती है। हमने श्वास नली के दो गुण भी देखे थे वहां। सबसे पहले श्वास नली का जो ऊपरी हिस्सा है वो एक ढकनी द्वारा ढका होता है जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, भोजन को आहार नाल में ही जाने का अनुमति देता है। भोजन जो है वो आपके श्वास नली में ना जा पाए, इसलिए वो ऊपर से एपिग्लॉटिस द्वारा ढका होता है। हमने श्वास नली का एक और गुण देखा। हमने देखा श्वास नली जो है चारों तरफ से एक उपास्थि वलय संरचना से ढकी होती है। यह जो वलय संरचना है यह श्वास नली को चिपकने से रोकता है। अगर ये विलय संरचना ना हो सकता है कि श्वास नली हमारी चिपक जाए और वायु अंदर प्रवेश ही ना कर पाए। हमने देखा जो आपकी श्वास नली है वो आगे जाकर दो श्वसनी में विभक्त हो जाती है। दाएं श्वसनी जो है दाएं फेफड़े में और बाएं श्वसनी बाएं फेफड़े में प्रवेश करती है। श्वसनी जैसे ही फेफड़ों में प्रवेश करती है वो आगे जाकर कई श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाती है और श्वसनिकाओं के सिरों पर हमने देखा अंगूर के गुच्छे नुमा या गुब्बारे की गुच्छे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको हम कुपिकाएं कहते हैं। हमने देखा जो आपका दूसरा कंटेंट है वह प्रणाली जहां श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। मतलब हमने देखा गैसों का जो आदान प्रदान होना वो कहां है, वो आपकी कुपिकाओं में होना है। हमने एक चित्र भी बनाया है, इसका भी हम वर्णन करेंगे किस प्रकार से कुपिकाओं में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो आइए हम अपने पहले कंटेंट पे ध्यान देते हैं। जो पहला कंटेंट आपका वर्कशीट में दिया हुआ है वो पहला, गुहाओं और नलियों को आपस में जोड़ने की प्रणाली को फुफ्फुस में वायु की संचालन करती है। उसमें नाक हमने देखी, ग्रसनी का देखा, हमने श्वास नली की बात कही हमने, और श्वसनी और श्वसनिकाओं की बात कही। उसके साथ हमने देखा कि दो बातें और हमने देखी हैं जो पहली वीडियो में भी मैंने चर्चा की थी कि जो श्वास है, ब्रीदिंग एक भौतिक प्रक्रिया है जो दो चीजों से हमारी मिलके बनी है, श्वास का लेना और श्वास को छोड़ना, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इसको हम अंतः श्वसन, श्वास लेने की प्रक्रिया अंतः श्वसन कहलाएगी और श्वास को त्यागने की जो प्रक्रिया है उच्च श्वसन कहलाएगी। तो अंतः श्वसन और उच्च श्वसन की प्रक्रिया जो है वो श्वास लेने में सम्मिलित होती है। आइए हमने देखा कि जो अंतः श्वसन की प्रक्रिया है उसमें हमने देखा कि दो ऐसे मुख्य कार्य होते हैं जो अंतः श्वसन और उच्च श्वसन में आपका भूमिका निभाते हैं। पहला आपका पेशियां की जो पेशियां हैं, जो आपकी जो पसलियों की जो पेशियां हैं, और दूसरा है डायफ्राम। इन दोनों का रोल देखते हैं क्या होता है। हमने देखा पहले पसलियों में जो पेशियां हैं जब वो संकुचित होती हैं
संकुचित होने के कारण क्या होता है, जब पेशियां मतलब जो हमारी पसलियां उनके बीच में जो पेशियां हैं उनके संकुचन से जो हमारी जो वक्ष गुहा है, वक्ष गुहा मतलब जो हमारी छाती है या रिब्स मसल्स हैं, वो ऊपर देखिए हम श्वास लेते हैं तो क्या है, बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ मूव कर रही है, और डायफ्राम हमने देखा जो होगा फ्लैट हो जाएगा। इस डायफ्राम के जो आपका मध्य पट है जिसको डायफ्राम कहा, वो सीधा हो जाएगा और आपका जो वक्ष गुहा है ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ गति करेगी। होता क्या इससे, इससे हमने देखा कि जो आपका जो वक्ष गुहा का है आयतन बढ़ जाएगा। आयतन के बढ़ने से जो वक्ष गुहा का है वो दाब कम हो जाएगा, आयतन बढ़ा दाब कम होगा। अब हमने देखा वक्ष गुहा का दाब कम है, बाह्य वातावरण का दाब वायु का अधिक है, तो वायु क्या होगी, अधिक दाब से कम दाब की तरफ गति करेगी। मतलब नसिका से होती हुई श्वास नली से होती हुई आपकी कुपिकाओं तक वायु पहुंच जाएगी। ये तो हमारी प्रक्रिया क्या हो गई आपकी अंतः श्वसन की। अब जो आपकी दूसरी है उच्च श्वसन की, उस श्वसन में होता क्या है, आपका डायाफ्राम क्या होगा, पहले वो डोम शेप हो जाएगा, डोम मतलब गुंबद के आकार को हो जाएगा, मतलब अंदर की तरफ चला जाएगा। और साथ ही साथ क्या है, जो पसलियां हैं उनकी बीच की पेशियां हैं वो क्या हो जाएंगी, शिथिल पड़ जाएंगी, उनका प्रसारण हो जाएगा। उसके कारण आपकी वक्ष गुहा नीचे की तरफ और अंदर की तरफ गति करेगी। इस अंदर और नीचे गति के कारण वक्ष गुहा का आयतन क्या हो गया, कम हो गया। आयतन जैसे ही कम होगा, बोतल को दबाइए, हवा क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी, आयतन कम हुआ। आयतन कम होने के कारण दाब बढ़ गया। अब बाहर वातावरण का जो वायु का दाब है वो क्या है, कम है, और वक्ष गुहा के वायु का दाब क्या है, अधिक है। तो वायु क्या करेगी, फिर से वही अधिक दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र को गति करेगी, और इस तरह से वायु क्या है, बाहर कुपिकाओं से श्वसनिकाओं में, श्वसनिकाओं से श्वसनी में, श्वास नली में, और नासा द्वार से ये वायु बाहर फेंक दी जाएगी। अब हमने देखा जो हम वायु ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है, मतलब वो ऑक्सीजन युक्त वायु है, और जो हम बाहर छोड़ रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु है। अब ये बाहर जो हमने छोड़ी हुई वायु उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आई कहां से, तो उसको हम दूसरे चरण में हम पढ़ते हैं, वह प्रणाली जहां श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। उसके लिए हमने यहाँ पे देखिए एक चित्र बना हुआ है, ये चित्र आपकी वर्कशीट में भी बना हुआ है। उसमें जो चित्र है उसमें हमने एक बाहर की जो आप देख रहे होंगे लाइनिंग, वो आपकी जो लाइनिंग है वो आपकी ब्लड कैपिलरीज की, मतलब इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, रक्त इसमें प्रवाहित हो रहा है। हमने देखा ब्लड में क्या है, ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। हमने देखा जो इसमें हमारा जो प्रमुख जो रक्त कणिका है वो लाल रक्त कणिकाओं की उपस्थिति के कारण हमने देखा कि ब्लड रेड भी होता है, और उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन जो है उसका एक गुण है कि वो ऑक्सीजन को आसानी से क्या कर सकता है, अपने साथ चिपका सकता है। मतलब हीमोग्लोबिन जो लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित होता है उसका एक गुण है कि वो ऑक्सीजन को आसानी से अपने में चिपका सकता है। अब हमने देखा फुफ्फुसीय धमनी द्वारा रक्त क्या हुआ, आया। अब फुफ्फुसीय धमनी में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा, मतलब ये पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करके फुफ्फुसीय धमनी क्या ला रहा है, आपकी कुपिका की सतह में ला रहा है। अब जब ये रक्त इधर से हो रहा है, दूसरा हमने देखा कि आपको अलग से लाइनिंग देख रही है, वो आपकी कुपिका की सतह है। अब जो भी गैसों का आदान प्रदान होना है वो यही होना है, मतलब कुपिकाओं की सतह पर। अब हमने देखा रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है और ऑक्सीजन की मात्रा कम है, मतलब ऑक्सीजन की सांद्रता कम, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ज्यादा। तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो जो कुपिकाओं, उल्टा हमने देखा कुपिकाओं में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है। अब विसरण द्वारा, विसरण क्या होता है, हमने देखा कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले स्थान पर गति करना। अब विसरण से हमने देखा कि जो ऑक्सीजन है वो क्या है, ब्लड में चली गई और उसको हीमोग्लोबिन ने क्या कर लिया, बाइंड कर लिया। दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रक्त में ज्यादा है, वो क्या हो जाएगी, आपके फुफ्फुस के अंदर या जो कुपिकाओं का जो वायु है उसमें चली जाएगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो गया। अब फुफ्फुसीय शिरा द्वारा ये वापस शरीर में जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है, रक्त है, वो फुफ्फुसीय शिरा द्वारा क्या है, पूरे शरीर में आपके प्रसारित कर दिया जाएगा। अब आते हैं हम आपकी वर्कशीट पे। जो वर्कशीट हमारी दी गई है उसमें
आके हम पढ़ना चाहेंगे जो आपका कंटेंट दिया हुआ है। अंतःश्वसन और निःश्वसन आपको समझ में आ गया होगा। आइए, हमने देखा कि इसमें लिखा है फुफ्फुस के अंदर कुपिका का एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। विनिमय वही विसरण द्वारा। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। मतलब यहां पे क्या है, इसमें रुधिर वाहिकाओं का जाल है। केशिकाएं शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर कुपिकाओं में छोड़ देती हैं। कोशिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु में ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। यहां से क्या है, ये फुफ्फुसीय शिरा द्वारा शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है। अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त होता है। मतलब जो प्रेशर है वो अपर्याप्त होता है। इसके लिए हमने देखा उसकी दक्षता कम हो जाती है। फुफ्फुस की वायु में श्वसन वर्णक, एक श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन की बात आ गई। श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन उत्तकों तक पहुंचाने में जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। उच्च बंधुता, एफिनिटी मतलब बांधने की क्षमता। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। तो हमने देखा रेस्पिरेटरी पिगमेंट या श्वसन वर्णक जो है वो हीमोग्लोबिन, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। आइए हम क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपके वर्कशीट का दिया हुआ है, उपास्थि वलय का क्या कार्य है। मैंने आपकी चर्चा कर ली, उपास्थि वलय कहां पाया जाता है, श्वास नली में। दूसरा हमने देखा बड़े बहुकोशिकीय जीवों जैसे कि मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे किया जाता है। इसमें हम हीमोग्लोबिन के रोल को बताएंगे कि किस तरह से हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करके शरीर के अन्य कोशिकाओं तक पहुंचा रहा है। तीसरा हमने देखा सांस लेने और सांस छोड़ने के दौरान डायफ्राम की प्रक्रिया समझाइए। अब हमने आपको एक अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ये वीडियो आपको उपलब्ध है मेरे ही चैनल पे। ये किस तरह से ये मॉडल तैयार किया है मैंने आपके सामने कि किस तरह से आपका डायफ्राम का रोल, इसको आप वीडियो में देख सकते हैं ये मैंने कैसे बनाया है। तो हमने देखा कि आपका ये जो बैलून है वो एल्वोलाई को कर रहा है, एल्वोलाई है ये। हमने देखा कि डायफ्राम फ्लैट है तो हम देखा बैलून फुला हुआ है। जैसे हम डायफ्राम को ऊपर की तरफ घुमा रहे हैं, मतलब उसको पुश कर रहे हैं, तो डायफ्राम क्या हो जाएगा, गुंबद के आकार का हो जाएगा। तो जैसे ही गुंबद के आकार का होता है तो गुब्बारा क्या देखिए पिचक रहा है, ठीक है, सिकुड़ जा रहा है गुब्बारा। मतलब क्यों गुब्बारा सिकुड़ रहा है, क्योंकि उसमें से वायु क्या है बाहर निकल गई है, उच्च श्वसन हो रहा है। तो हमने देखा डायफ्राम जब डोम शेप है तो उच्च श्वसन, जब डायफ्राम को क्या कर दिया हमने फ्लैट कर दिया तो वो बैलून फूल गया या एल्वोलाई में हवा। तो जो आपकी कुपिकाएं हैं हवा वहां पे इसी, तो डायफ्राम को रोल को भी हम समझ सकते हैं कि जब अंतः श्वसन है तो डायफ्राम फ्लैट है और जब उच्छ्वसन है तो डायफ्राम हमारा डोम शेप का है। आशा करते हैं आपको आज का कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप उसका निदान कर सकते हैं। तो बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मेरा YouTube चैनल। गुड बाय।